हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 1, ओके, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग आता है। ठीक है। अकाउंटिंग में आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 में आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हुए हैं, जो कि आज एक कंसेप्ट हम देखेंगे। भाई, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। मतलब कि क्या होता है, ध्यान से देखो। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है या प्लांट इक्विपमेंट है, उसकी यूजफुल लाइफ हो, सपोज कितना दे रखा है, एक असेट है जिसकी यूजफुल लाइफ हो भाई 10 ईयर्स दे रखा है। ठीक है ना। अब उसकी कॉस्ट कितनी है, मान लो 10 लाख रुपीज है। अब 10 लाख 10 ईयर से डिवाइड करोगे तो 1 लाख रुपए पर ईयर आराम से डिप्रिसिएट होगा। ठीक है ना, पर ईयर। चलो, तो अब क्या होता है, सपोज आपने अब 4 साल बाद अब आपकी असेट की डब्ल्यूडीवी कितनी बचेगी। भाई, अगर 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो 4 लाख क्या हो जाएगा, आपका डिप्रिसिएट हो जाएगा असेट। तो 10 लाख माइनस आप करोगे 4 लाख, तो कितनी आएगी कास्ट, 6 लाख। ओके। अब अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, अब देखो यहां से क्या होगा। भाई, 4 साल बाद क्या हो सकता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अब कितना रिमेनिंग ईयर बचा है, चलो ईयर देखो। 4 ईयर कंप्लीट है, 10 ईयर में से 4 ईयर माइनस कर दोगे तो कितना बचना चाहिए, 6 ईयर। अब ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो जाएगा। ओके। अगर सपोज इसका क्या है, यूजफुल लाइफ डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, भाई आपका डिप्रिसिएशन पर ईयर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अभी 1 लाख रुपए लग रहा था। अगर आपका भाई यूजफुल लाइफ डिक्रीज हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन के अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर यूजफुल लाइफ आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो डिप्रिसिएशन अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो यूजफुल लाइफ आपकी आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 ईयर होती है, तो आप इसे क्या करोगे, 4 ईयर से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 4 लाख। कास्ट कितनी है, 6 लाख। ठीक है। 6 लाख डिवाइड बाई 4 आपका 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है, पर ईयर डिप्रिसिएट होगा। मतलब पहले 1 लाख रुपए पर ईयर डिप्रिसिएट हो रहा था, अब 1,50,000 डिप्रिसिएट होगा पर ईयर। ठीक है ना। ये तो आपका क्या हुआ है, यूथफुल लाइफ डिक्रीज हो गई है, तो आपका इसमें क्या है, इन्वर्सली रिलेशन रहेगा। यूथफुल लाइफ डिक्रीज हुई है तो डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। यूथफुल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, सपोज 8 ईयर हो जाता है, ये इंक्रीज हुई है, तो अब 8 ईयर से इसे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, भाई डिप्रिसिएशन पर ईयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 75,000 पर ईयर आ जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अब एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। वेरी सिंपल है भाई, इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो सारे कंसेप्ट आने चाहिए। चलो, पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये आपका। कह रहा है द रिलीजिबल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट शुड बी रिवाइव्ड। सिंपल सी बात है, रिवाइव्ड हमने यही बताया। लिस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड एंड इफ एक्सपेक्टेशन डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स द चेंजेस should be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with accounting standards. Whenever there is a revision is the estimated useful life of the asset, the written down value, हमने अभी रिटन डाउन वैल्यू 6 लाख निकाला था, द बैलेंस डेप्रिसिएशन अमाउंट शुड बी चार्ज ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है ना। जो भी अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रिवाइज हो जाएगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है, एक मशीनरी है जिसकी कास्ट कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपीज। ठीक है ना। इज डेप्रिसिएटेड ऑन स्टेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 ईयर्स वर्किंग लाइफ है। अब इसकी रिड्यूजिबल वैल्यू क्या है, नील है, फॉर द 3 ईयर्स, मतलब 6 लाख इसका क्या है, कॉस्ट है 6 लाख। ओके। और यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, आपका 6 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर, तो आ जाएगा 60,000 पर ईयर, इसका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, पर ईयर।
उसके बाद कह रहा है कि 3 ईयर कंप्लीट हो गए, तो मतलब 3 ईयर कंप्लीट हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिप्रिसिएट हो जाएगा, 1,80,000 कम हो गई है, तो 6 लाख माइनस 1,80,000, कितनी WDV बचेगी भाई, WDV बचेगा आपका 4,20,000, 4,20,000 आ गया। उसके बाद अब क्या कर रहा है कि द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना बचना चाहिए, भाई आपका 10 ईयर दिया था, अब 3 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो कितना आना चाहिए, 7 ईयर। अब देखो कह रहा है रीअसेस्ड एट 5 ईयर, मतलब कि आफ्टर 3 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए, 6 ईयर, लेकिन कह रहा है 5 ईयर, मतलब यूजफुल लाइफ कम हो गई है, तो आपका डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो पर ईयर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब आपका डिप्रिसिएशन पर ईयर 84,000 से लग जाएगा। बोलो, समझ में आया? कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर देखो डिप्रिसिएशन 84,000 आपका आएगा, ये आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल है भाई, सबसे पहले ये निकाले 3 साल का 180, रिटर्न डाउन वैल्यू 420, इसकी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 7 ईयर होना चाहिए, रिवाइज एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 5 ईयर आ गया, तो डिप्रिसिएशन फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आपको, मतलब कि फोर्थ ईयर उसके बाद जो 3 साल बचे रहेंगे, मतलब फोर्थ ईयर उसके बाद जो भी रिमेनिंग ईयर बचेंगे, सब में 84,000 लगेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एन असेट्स इनिशियली, अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एन असेट इनिशियली। ठीक है ना, जब आप इनिशियली एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो कॉस्ट पर होती है, असेट शुड बी फेयर वैल्यू शुड बी रिलायबली मेजर्ड could be carried at a revalued amount being the fair value at revaluation date and reduced by the successively accumulated depreciation and successive accumulated impairment losses। ठीक है ना, परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू, इम्पेयरमेंट लॉस, आप लॉसेस क्या है आपका, परमानेंट डिक्लाइन वैल्यू है, इफ एनी है तो। ठीक है ना, इफ एन एंटिटी ऑप्ट फॉर द रिवैल्यूएशन, आपका रिवैल्यूएशन मस्ट बी एट द एंड ऑफ द एडिक्वेट इंटरवल for ensuring that carrying amount doesn't differ substantially from that which would be determined fair value at the end of reporting period is used। ठीक है ना, अब रिवैल्यूएशन कैसे होता है ध्यान से सुन लो, ये आपका रिवैल्यूड होगा, आपको पार्टनरशिप जब पढ़ाया जाएगा, पार्टनरशिप के अंदर रिवैल्यूएशन का सारा कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना, चलो मान लो आपकी कासेट की कॉस्ट दे रखी थी 5 लाख रुपए, अब रिवैल्यूएट हो करके या तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो करके 6 लाख 7 लाख हो जाएगी, या फिर डिप्रिसिएट हो करके आपकी एसेट कितनी हो जाएगी, 4 लाख 3 लाख ऐसे कुछ। ठीक है ना, तो अब जितना रिवैल्यूएशन हो जाएगा उस हिसाब से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो जाएगी तो पीएनएल अकाउंट में लॉस हो जाएगा। इन द केस ऑफ कैरिंग अमाउंट असेट इंक्रीज ड्यू टू द रिवैल्यूएशन, सच इंक्रीज शुड बी क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, हाँ, तो जब आपका भाई इंक्रीज हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, आपको सरप्लस को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ठीक है ना, शुड बी एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी, हाउएवर सच इंक्रीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल स्टेटमेंट टू द एक्सटेंडेड ऑफ रिवर्सल ऑफ अ प्रीवियस डिक्रीज ऑफ दैट असेट that was recognized in the profit and loss account. In case carrying amount should be decreased due to the revaluation, decrease should be recognized profit and loss account. Such decrease should be debit in the revaluation surplus, extend to the reversal of previous increase that was recognized in the revaluation surplus for that it asset। revaluation surplus may be transferred to directly to retained earning, भाई जो भी सरप्लस आएगा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। when the asset is recognized this may involve the transferring to the whole of the surplus when the asset is retired or disposed। such transfer of revaluation surplus retained earning cannot be made through the profit or loss। okay, alternatively where the upward revaluation excess depreciation or account of such upward revaluation may be transferred from revaluation surplus to retained earning, such transfer from revaluation surplus to retained earning cannot be made through the profit and loss account। it may
pertinent to note that revaluation of property plant equipment is an accounting policy choice and not mandatory under accounting standard of the Companies Act 2013। रिवैल्यूएशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये सारा सब कुछ बता दिए। एक बार चार्ट से क्या करना, आप रिवीजन कर लेना और इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है ना। जो हमने ऊपर करा दिया है क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 11 सेम टू सेम 11 में वैसे ही है, ठीक है ना। तो इसे होमवर्क में ट्राई कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इनटेंजिबल असेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम इसे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ओके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है भाई। चलो, अब ये आपका कल के सेशन में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, होमवर्क जरूर करना भाई, ट्राई करोगे तभी आएगा। अपने से ट्राई करो। आंसर दिया रहता है इलिस्ट्रेशन में, तो बिना आंसर देखे पहले कंसेप्ट को यूज करके आप अपने से लगाओ। अगर खुद से लगा लेते हो तो मोटिवेशन मिलता है और आपको और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। तो मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। इसीलिए मैं ट्राई करने के लिए बोलता हूं। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल के सेशन में फिर इसे समझा दूंगा। ओके, बाय बाय।